हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरेंदा रेस। आज का सेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा कंसेप्ट जो आने वाले 4 या 5 चैप्टर्स में यूज होगा। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट वेरिएशन। ये जो प्राइस और कंजप्शन के क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में, इनको कैसे डील करना है। टाइम एंड वर्क में ये कंसेप्ट यूज होगा, टाइम एंड डिस्टेंस में ये कंसेप्ट यूज होगा, इवन एरिया वॉल्यूम में भी ये कंसेप्ट यूज होगा। तो आज पहले समझेंगे कि ये कंसेप्ट है क्या, इसका प्रूफ क्या है, इंप्लीमेंट कब करना है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे कुछ बताना है, उसका प्रूफ दे रहा हूं। किसी चीज ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाय उस डिस्टेंस को ट्रेवल करते हुए उसको कितना टाइम लगा, तो हमारे पास क्या आ जाती है? स्पीड आ जाती है। अब स्पीड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है अगर डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो। अगर डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, उसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा। दैट इज कॉल्ड केस ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, अब एक प्रूफ दे रहा हूं, फिर इस पे दोबारा आऊंगा। मान लो दो कार्स हैं। ठीक है, एक कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरी कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, मान लो दो कार्स हैं, एक की स्पीड है 40, एक की स्पीड है 50। दोनों को बोला 200-200 किलोमीटर चलो। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस क्या ले लिया मैंने? सेम। दोनों को बोला 200-200 किलोमीटर चलो, डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया? सेम ले लिया। ठीक, पहले को भी 200 चला दिया, दूसरे को भी 200 चला दिया, डिस्टेंस सेम लिया, कांस्टेंट मतलब सेम। अब अगर मैं बात करूं टाइम की, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 200/40 पहली कार को लगेंगे 5 घंटे, दूसरी कार को भी लगेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 4 घंटे। ठीक, ये क्या है बताता हूं अभी। अब एक काम कीजिए, आप ना पहली कार और दूसरी कार की जो स्पीड है उसकी लोएस्ट रेशो ले लीजिए। पहली कार और दूसरी कार की जो स्पीड है उसकी लोएस्ट रेशो ले लीजिए। 40 और 50 की लोएस्ट रेशो क्या होगी? 4:5। अब पहली कार और दूसरी कार की टाइम की रेशो देखिए क्या है? 5:4। तो ये सिर्फ एक प्रूफ दे रहा था कि जब भी कोई चीज किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कोई चीज किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब होती है? जब कुछ कांस्टेंट केस होता है। तो अगर आपको स्पीड की रेशोज मालूम थी, डिस्टेंस कुछ भी होता बस कांस्टेंट होता, टाइम की रेशोज आपको हमेशा मालूम होंगी, वो हमेशा इनवर्स होती हैं। अगर स्पीड की रेशो 5:7 है तो टाइम की रेशो 7:5 होगी। अगर स्पीड की रेशो 5:9 है तो टाइम की रेशो 9:5 होगी। जब भी कोई चीज किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, उनकी लोएस्ट रेशोज हमेशा इनवर्स होती। ठीक है, आप डिस्टेंस को 200-200 की बजाय 500-500 लेके चल लो, जो भी टाइम आएगा उसका इनवर्स करोगे, जो उसको काटो वाटोगे, रेशो हमेशा इनवर्स आएगी। चेक कर लेना। ठीक है, ये एक प्रूफ दे रहा हूं। अब इसी तरह से कल को एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे। इस रूम का एरिया इतना ही चाहिए, लंबाई बढ़ाना चाहता हूं तो चौड़ाई घटानी पड़ेगी ना।
लंबाई घटाना चाहता हूं तो चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी ना, अगर एरिया उतना ही चाहिए। तो लंबाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेड्थ व्हेन एरिया इज कांस्टेंट। तो ये मेंसुरेशन में यूज हो जाएगा, ये टाइम एंड डिस्टेंस में यूज हो जाएगा। एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन वर्क इज कांस्टेंट। काम करने की कैपेबिलिटी ज्यादा हो तो समय कम ही लगता है, काम करने की कैपेबिलिटी कम हो तो समय ज्यादा ही लगता है। तो एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन वर्क इज कांस्टेंट। टाइम एंड वर्क में यूज करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में कहाँ यूज करेंगे, अब हम वो बात करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देना, जब भी कोई चीज किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उनकी लोएस्ट रेशियोज हमेशा क्या होती हैं, इनवर्स होती हैं। तो इस चैप्टर में क्या यूज है वो अब हम सीखने वाले हैं, ध्यान देना। बच्चों एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन। ठीक, एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन। ठीक है, अब अगर प्राइस ज्यादा हो तो कंजप्शन कम होगी, प्राइस कम हो तो कंजप्शन ज्यादा होगी, राइट। मान लो चावल 20 रुपए किलो है, 5 किलो कंज्यूम किए, 20 इंटू 5 100 रुपये हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो कहने वाला हूं, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो प्राइस कंजप्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी गिरेगी, एक गिरेगी तो दूसरी बढ़ेगी। प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन व्हेन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, मान लो मेरे पास 100 रुपए चावल हैं, 20 रुपए किलो, कितने किलो मिले? 5 किलो मिले। अब मेरे पास 100 रुपए ही है, चावल का रेट बढ़ गया, 25 रुपए किलो हो गया। कितने रुपए किलो हो गया? 25 रुपए किलो। अब कितने किलो मिलेंगे? 4 किलो मिलेंगे। तो प्राइस बढ़ा तो कंजप्शन गई ना। चावल 10 रुपए किलो हो जाए, मेरे पास तो 100 रुपए ही है, अब ज्यादा मिल जाएगा, है ना। प्राइस गिरेगा कंजप्शन बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन गिरेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनकी लोएस्ट रेशियोज भी हमेशा इनवर्स होंगे। पेट्रोल है 500 रुपए का डलवाया, मान लो 100 रुपए लीटर है, 100 रुपए में लीटर डलवा लिया। अब मान लो 200 रुपए लीटर हो जाएगा तो 100 रुपए में लीटर थोड़ी मिलेगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो कंजप्शन गिर जाएगी ना। बात को समझ रहे हो? तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर समझेंगे, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान देना, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, एक बार स्टेटमेंट दिखाता हूं अभी आपको। आपको बोलेगा एक फैमिली हर महीने राइस कंज्यूम करती है, राइस का प्राइस 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%। ठीक, आपको बोलेगा एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज। एक्सपेंडिचर क्या है? कांस्टेंट है, तो कंजप्शन का क्या होगा? वो बढ़ेगी या गिरेगी? डेफिनेटली गिरेगी। बस आपसे पूछा जाएगा कितने परसेंट गिरेगी। क्वेश्चन ये होगा कितने परसेंट गिरेगी, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को डिफाइन कैसे करेंगे? परसेंटेज का एक रूल है, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो हम मान लेंगे प्राइस था 100, ये मैंने एज्यूम किया। अब प्राइस 100 मान लिया, 25% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 125। 100 और 125 कटता है? बिल्कुल कटता है। तो प्राइसेस की रेशियो क्या हो जाएगी? 4:5 हो जाएगी। प्राइसेस की रेशियो क्या हो जाएगी? 4:5 हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? तो कंजप्शन क्या होगी? अब क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, 25% प्रॉफिट कहता है, आप रेशियो ले लो,
रेशो आप कभी भी किसी से भी ले सकते हो, काटोगे तो 4:5 आएगा। तो कंजप्शन की रेशो हमेशा क्या होती है, इनवर्स होती है। अगर एक्सपेंडिचर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वो कांस्टेंट था, तो आप बोल सकते हो कि कंजप्शन की रेशो हमेशा 5:4 ही होगी। अब आपसे पूछा गया कंजप्शन में कितने परसेंट का डिक्रीज आया, आपने मेरे से एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है परसेंटेज चेंज। तो कंजप्शन में कितने परसेंट का डिक्रीज आया, चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितने परसेंट का डिक्रीज आया, दैट इज 20% डिक्रीज, that is 20% decrease, that is change in value upon initial value multiply by 100. Clear everyone, clear everyone, right? Clear everyone, समझ आ रहा है, डन है, ठीक। थोड़ा कम समझ आया होगा, मैं एक क्वेश्चन की एग्जांपल देता हूँ, उसके थ्रू हम अच्छे से सीखेंगे। स्टेटमेंट पढ़ लो, क्या कहना चाह रहे हैं। द प्राइस ऑफ शुगर, the price of sugar falls down by 40%। शुगर का प्राइस 40% गिर गया, ठीक। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर इंक्रीज इट्स कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सपेंडिचर उतना ही है तो कितने परसेंट कंजप्शन डिक्रीज हो। ध्यान देना, क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू है नहीं, तो हम मान लेंगे प्राइस था 100, ये हमने एज्यूम किया, हमने एज्यूम कर लिया प्राइस था 100, प्राइस 40% बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा, 140। अब इनका रेशियो ले लो। रेशियो का मतलब होता है कंपेयर करना, कंपैरिजन आप कभी भी कहीं भी किसी का भी किसी के साथ कर सकते हो। तो इसका रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5:7, ठीक। तो कंजप्शन का रेशियो इनवर्स होता है तो कितना हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। कंजप्शन का रेशियो इनवर्स होता है तो कितना हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है कंजप्शन में कितने परसेंट का डिक्रीज आया। इनवर्स तभी होता है जब एक्सपेंडिचर क्या हो, कांस्टेंट, राइट। कंजप्शन में कितने परसेंट का डिक्रीज आया, कंजप्शन में चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने गलती कर दी बच्चों, मैंने एक चीज़ पढ़ी नहीं, गलती कर दी। मैं अभी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। ये फॉल्स डाउन था, हमने बढ़ा दी थी, वो गिरी थी, क्योंकि जब आंसर आ रहा था मैच नहीं हो रहा था, मेरे को आइडिया लग गया था, ठीक है। अब मेरी बात दोबारा से सुनना। मान लो प्राइस था 100, इस बार 40% प्राइस गिरा था, मैंने गलत पढ़ लिया था। 40% गिरा था तो 100 से कितना हो जाएगा, 60। इनका रेशियो ले लो, लोएस्ट रेशियो लेनी चाहिए हमेशा। तो 40% डिक्रीज इन प्राइस ये कहता है प्राइस के अगर 5 हिस्से थे तो 3 हो गए। तो कंजप्शन की रेशियो क्या होती है, इनवर्स। तो कंजप्शन की रेशियो क्या हो जाएगी, 3:5 हो जाएगी। डेफिनेटली कंजप्शन बढ़ेगी, प्राइस गिरा है, पैसे उतने ही लेके आया हूं तो कंजप्शन ज्यादा मिलेगी ना। तो कंजप्शन में कितने परसेंट का इंक्रीज आया उसने ये पूछा था, तो चेंज इन वैल्यू 2। परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज इंक्रीज पूछा हो तो परसेंटेज चेंज की बात हो रही है, पहले दूसरे लेक्चर में सिखाया था। दैट इज चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। 2/3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, सिखाई है आपको, वैल्यूज लिखवाई थी मैंने आपको, 66.66%। दिस इज द कंसेप्ट, इसको मैं कई जगह आगे जाके यूज करने वाला हूं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम क्वेश्चन। अब हमें पता है लंबाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चौड़ाई, लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेड्थ व्हेन एरिया इज कांस्टेंट। लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ब्रेड्थ के, अगर एरिया कांस्टेंट हो तो लेंथ बढ़ गई है 25%। लेंथ 25% बढ़ गई है। लेंथ को अगर मैं 100 मान लूं तो कितनी हो गई है, 125। मैंने एज्यूम किया, क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मैं एज्यूम कर सकता हूं। मैंने मान ली लंबाई है 100, 25% बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 125। इसका रेशियो ले लो, रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5। तो लेंथ का रेशियो 4 से 5 हो गया। अब क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, ब्रेड्थ का रेशियो इनवर्स होगा, ब्रेड्थ का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा।
हमसे पूछा क्या है, ब्रेथ में कितने परसेंट का चेंज आया, कितने परसेंट का डिक्रीज आया, ब्रेथ में चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो ब्रेथ में कितने परसेंट का डिक्रीज आया, दैट इज 20%, ऑप्शन ए। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर हुआ? कुछ कुछ क्लियर हुआ। जितना यूज करते हैं ना मैथ्स में चीज़ों को, उतना हमें पक्का होता रहता है। इस क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है, लेकिन लास्ट में जो चीज़ पूछी है वो डिफरेंट है, इसलिए मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा हूँ। स्टेटमेंट को पढ़िए, ट्राई करिए। कुछ और पूछा है लास्ट में, ध्यान दीजिएगा। बस आपने जो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो ना लास्ट में, वो नहीं करना, क्योंकि परसेंटेज नहीं पूछी है। क्या पूछी है आपसे? रेशो पूछी है। चलिए, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%. Expenditure is not allowed to increase the ratio between reduction in consumption and original consumption is. तो बात प्राइस की हो रही है। प्राइस जो है 20% बढ़ गया। प्राइस अगर 100 था तो कितना हो जाएगा? 120। 100 था तो कितना हो जाएगा? 120। यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 5:6। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 5:6। तो प्राइस के अगर 5 हिस्से थे तो 6 हो गए। 20% इंक्रीज, तो यही कहता है। अब क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है, एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो कंजप्शन की जो रेशियो है वो 6:5 हो जाएगी। प्राइस 5 से 6 हो गया तो कंजप्शन 6 से 5 हो जाएगी। अब मुझसे ये नहीं पूछा कंजप्शन में कितने परसेंट का डिक्रीज आया, कहता रेशियो बताइए रिडक्शन इन कंजप्शन। रिडक्शन कितना हुआ? 1। ओरिजिनल हमेशा इनिशियल होती है, इनिशियल कितनी थी? 6। मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना, क्योंकि आपसे परसेंटेज नहीं पूछिए, आपसे क्या पूछिए? रेशियो पूछिए। आपसे क्या पूछिए? रेशियो पूछिए। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? कंसेप्ट क्लियर हुआ? समझ आ रहा है? चलिए, ये था आपका इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब इसको कई जगह पे हम लगा सकते हैं। जैसे मैं एक ब्रोकर वाले केस में आपको एक चीज समझाऊं। एक क्वेश्चन है, इसमें शॉर्टकट लग जाएगा ये वाला। कैसे लगेगा बताता हूं। जो ब्रोकर कमीशन लेता है, कमीशन, ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। लाइक मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैंने ब्रोकर से हेल्प ली, तो ब्रोकर बोला मैं तेरे को गाइड करूंगा, तेरे को जो भी प्रॉफिट आएगा ना मैं उसका इतना परसेंट लूंगा। तो परसेंटेज कमीशन जो लगाएगा ना, उससे जो पैसा जनरेट होगा वो ब्रोकर की इनकम होती है। तो मान लो प्रॉफिट जो है, राइट, वो कभी मुझे ज़्यादा हुआ कभी कम हुआ, है ना। तो अगर ब्रोकर को इनकम उतनी हो रही है तो डेफिनेटली वो कमीशन चेंज कर रहा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, परसेंटेज कमीशन ऑफ द ब्रोकर is inversely proportional to the profit in business when income is constant. अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। मान लो एक ब्रोकर ने अपना कमीशन मुझसे, मान लो मेरे को बिजनेस में कुछ प्रॉफिट होता था, ब्रोकर अपना कमीशन लेके कुछ पैसे ले जाता था जो उसकी इनकम है। ब्रोकर की तो इनकम कमीशन ही है। अब ब्रोकर ने कमीशन बढ़ाया हुआ है लेकिन इनकम उतनी ही हो रही है, दैट मीन्स प्रॉफिट गिरा हुआ है ना। बड़ी सिंपल सी बात है, कमीशन बढ़ा रहा है लेकिन पैसे उतने ही बन रहे हैं, तो कमीशन जिस पे लग रहा था वो गिर रहा होगा, क्योंकि पैसे तो उतने ही बन रहे हैं। तो परसेंटेज कमीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट व्हेन इनकम इज कांस्टेंट। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता ब्रोकर की जो इनकम है रिमेन्स अनचेंज। अनचेंज यानी तभी तो मुझे ये कंसेप्ट लगाना है कांस्टेंट पे। When the rate of commission is increased from 3% to 5%, कहता रेट ऑफ कमीशन 3 से 5 हो गया तो ब्रोकर की जो इनकम है वो अनचेंज है। अब कमीशन 3 से 5 हुआ है तो बड़ी सिंपल सी बात है, बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो 5:3 में गिरा होगा, क्योंकि इनकम कांस्टेंट है। तो इनवर्सली वाला कंसेप्ट। स्लम्प का मतलब है बिजनेस में कितने परसेंट का डाउनफॉल आया, चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100।
तो दैट इज 40%. दैट इज परसेंटेज ऑफ स्लम्प इन द बिजनेस. क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? क्लियर हो रहा है? राइट. चलो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा. क्लियर है सभी को? ये सेम है, मैं करवा देता हूँ. सेम कंसेप्ट है. एक बंदा, पढ़ो स्टेटमेंट को, मतलब ये वाला कंसेप्ट कहाँ कहाँ लग सकता है वो आपको बताना चाह रहा. कहते हैं एक बंदा ना अपनी मंथली इनकम से कुछ पैसे जोड़ता जा रहा है, और ऐसे जोड़ जोड़ कर उसने 16 महीने में कार खरीद लेनी थी. ठीक है, लेकिन अब उसने जोड़ना ना हर महीने का बढ़ा लिया था, तो 16 महीने के बजाय 14 महीने में कार खरीद ली. कार की कीमत तो वही है ना. टाइम कम हुआ है तो डेली की जो हर महीने जो जोड़ रहा था वो बढ़ाया होगा. कार की कीमत तो वही कांस्टेंट है ना. तो टाइम अगर 16 महीने से 14 महीने हुआ है, यानी 8:7, तो बड़ी सिंपल सी बात है, जो वो पैसे बचा रहा था, बेसिकली जो सेविंग कर रहा था, वो 7 से 8 हुई होगी. तो सेविंग हर महीने कितने % बढ़ा रहा था? दैट इज चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. नॉट सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बट मैंने ऐसे ही सोचा कि ये जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं इनडायरेक्ट वेरिएशन का, इसको हम प्राइस और कंजप्शन में कनेक्ट करते हैं, कल को प्रॉफिट एंड लॉस में कनेक्ट करते हैं. तो मैंने कुछ क्वेश्चन ढूंढे जिसमें मैंने सोचा कि इनको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि कार की कीमत तो कांस्टेंट है ना. अगर टाइम 16 से 14 महीने हो गया, यानी 8:7 हो गया, तो डेली महीने की जो सेविंग्स थी वो 7 से 8 हुई होगी. चेंज इन वैल्यू वन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. क्लियर एवरीवन? कंसेप्ट क्लियर? अब ना बच्चे का मन में एक सवाल आता है क्लास में कि नकुल सर, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ना हुआ तो क्या करेंगे? तो बेसिक यूज करेंगे. कैसे? एक क्वेश्चन करते हैं और उसके थ्रू समझते हैं. तरीके बहुत हैं, बहुत सी शॉर्टकट्स भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं वैसे करूंगा कि एक बच्चा अगर पहली बार सोचेगा तो कैसे सोचेगा. पढ़िए स्टेटमेंट. कहता राइस का प्राइस 20% बढ़ गया, कंजप्शन कितने % घटाए? एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है. एक्सपेंडिचर कितने % बढ़ा है? 5%. जो आप इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लगाते हो वो तभी लगेगा जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, और इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है. जो कांस्टेंट केस हो, चाहे एरिया कांस्टेंट हो, वर्क कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, इनवर्स प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट तभी लगता है, ऐसे नहीं लगेगा. मैंने इसीलिए क्वेश्चन रखा है कि हमें ये तो क्लियर है कब लगाना है, ये भी क्लियर होना चाहिए कब नहीं लगाना. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा. पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. पूरे क्वेश्चन में कोई एक्चुअल वैल्यू गिवन है? नहीं है. जब क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये परसेंटेज का चैप्टर है तो आप 100 मान के चलिए. तो आप मान लीजिए प्राइस था 100 रुपए और कंजप्शन थी 100 किलो. ठीक, प्राइस था 100 रुपए और कंजप्शन थी 100 किलो. ठीक, तो जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन. एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन. तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 10,000. एज्यूम किया मैंने, प्राइस एज्यूम कर लिया, कंजप्शन एज्यूम कर ली. कंजप्शन क्वांटिटी होती है, प्राइस इन रुपीज होता है. तो हम मान सकते हैं एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है. एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा लास्ट में, क्योंकि परसेंटेज में एक्चुअल वैल्यू गिवन ना होना तो एक्चुअल वैल्यू कभी पूछी नहीं जाती. अगर पूछेगा तो वी विल से कांट बी डिटरमाइंड. इसलिए उसने परसेंटेज दी हुई है और परसेंटेज पूछी हुई है. तो मैंने मान लिया प्राइस है 100 रुपए किलो, कंजप्शन है 100 किलो, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन. अपने आप क्वेश्चन बनेगा. कहता ये वो चेंज इन वैल्यू से भी कनेक्ट हो जाएगा, पर थोड़ा सा अलग है. प्राइस जो है वो 20% बढ़ गया. प्राइस अगर 100 रुपया माना था तो अब 120 रुपए किलो हो गया.
ठीक, कहता एक्सपेंडिचर 5% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर कितने परसेंट बढ़ गया? 5% बढ़ गया। एक्सपेंडिचर था कितना? 10,000। 10,000 का 5% बढ़ा लो तो कितना हो जाएगा? 10,500। ठीक, प्राइस कहता 20% बढ़ गया तो मैंने 20% बढ़ा दिया। एक्सपेंडिचर कहता 5% बढ़ गया, मैंने बढ़ा दिया। तो अब जो कंजप्शन होगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप बोलते हो कि एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजप्शन होता है, तो कंजप्शन जो है वो एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो अगर मैं कहूं कि एक चीज 120 रुपए किलो है, टोटल इतने रुपए लग गए, तो कितने किलो होगी, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो 10,500 को जब 120 से डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 87.5 kg। सॉल्व करके अब आप ये देखिए, कंजप्शन 100 किलो से 87.5 किलो पे आ गई तो कितने परसेंट डिक्रीज हुई? चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 12.5%। क्लियर है? क्लियर है? ये मैंने अपने हिसाब से किया है कि जब मैं पहली बार करता तो क्वेश्चन को ऐसे ही करता। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा, पूरे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैंने मान लिया प्राइस है 100 रुपये, कंजप्शन है 100 रुपये, कंजप्शन 100 kg, प्राइस 100 रुपये। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इनटू कंजप्शन। प्राइस इनटू कंजप्शन कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। ठीक, प्राइस बढ़ गया 20%, कंजप्शन का पता नहीं है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया 5%, तो मैंने बढ़ा दिया। अब नई कंजप्शन के लिए क्या करेंगे? नए एक्सपेंडिचर को नए प्राइस से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो कंजप्शन में कितने परसेंट का डिक्रीज आया? कंजप्शन 100 किलो से 87.5 kg हो गई, तो कितने परसेंट डिक्रीज हो गई? 12.5% डिक्रीज हो गई। कितने परसेंट डिक्रीज हो गई? 12.5% डिक्रीज हो गई। क्लियर एवरीवन? मैंने जानबूझकर आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवाया जिसमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं था। देखो बच्चों, क्वेश्चंस वेयर एक्सपेंडिचर इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि ये वाला कंसेप्ट कहाँ लगेगा, जहाँ पे कोई चीज कांस्टेंट होगी। जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था, यहाँ पे एरिया कांस्टेंट था, टाइम एंड वर्क में वर्क कांस्टेंट होगा, टाइम एंड डिस्टेंस में डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। बहुत से चैप्टर्स में कंसेप्ट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, मतलब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट कांस्टेंट था, इनकम कांस्टेंट थी, बंदे की इनकम उतनी थी। यहाँ पे कार का प्राइस कांस्टेंट था, तभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट लगा। कब नहीं लगेगा? जब चीजें कांस्टेंट नहीं होंगी। जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि प्राइस जो है, एक्सपेंडिचर जो है 5% बढ़ गया, तो मैंने 100 मानकर किया। क्लियर एवरीवन बच्चों? कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब हम ऑलमोस्ट चैप्टर डन कर चुके हैं, फिर भी मैंने क्या सोचा है कि मैं आपके लिए एक और सेशन रखूंगा जिसमें मैं आपको कुछ मिसलेनियस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, इस मिसलेनियस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में रैंडम क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा परसेंटेज में हाथ हमारा और अच्छा हो जाएगा। इस चैप्टर पे मैं टाइम लेना मांगता हूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे का बेस बनाना ना, तो इस चैप्टर पे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, वेन डायग्राम फ्यूचर में यूज़ होगी, सक्सेसिव फ्यूचर में यूज़ होगा, नेट इफेक्ट फ्यूचर में यूज़ होगा, इनडायरेक्ट वेरिएशन फ्यूचर में यूज़ होगा, यूनिटरी फ्यूचर में यूज़ होगा, और बेसिक भी फ्यूचर में यूज़ होगा। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कई चैप्टर्स की एप्लीकेशन है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और SICI। अगर ये कर लिया तो वहाँ पे कोई भी फॉर्मूला जो बनेगा ना, ट्रस्ट मी, एक सिंगल फॉर्मूला उसका अपना नहीं है, सब परसेंटेज का बना हुआ है। आपको प्रूफ दूंगा तब मैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे, वर्कआउट करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर और मिसलेनियस क्वेश्चंस पे। थैंक यू सो मच।